हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एस के मिश्रा आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हरिओम आईसी कॉलेज लालगंज में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम मित्रता नामक पाठ जो आप पढ़ चुके हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, जो एग्ज़ाम में आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और इस बार वो 2 साल से बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी पूछा जा रहा है, पिछले 1-2 सालों से, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो जीवन परिचय आप पढ़ चुके हैं उससे संबंधित और पाठ से संबंधित भी है। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस सन में हुआ? सन 1884 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। तो आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? तो इस विकल्पों के अनुसार निबंध पर हम देखेंगे। तो चौथा प्रश्न है हमारा, इनको आलोचक कहा जाता है, प्रसिद्ध आलोचक के रूप में हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान अर्थात देहांत, मृत्यु कब हुई? तो सन 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हुआ। आगे प्रश्नों को देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनका एक इतिहास ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? जिनका पाठ पढ़े हैं, जाहिर सी वही बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और रसमीमांसा के रचनाकार कौन है? रसमीमांसा के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो एक निबंध संग्रह है। इन्होंने चिंतामणि और रश्मिमांसा, निबंध संग्रह नहीं कह सकते, माफ़ करिएगा, रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, जो आलोचना में आती है। किसमें? आलोचना में आती है। इसमें सूरदास, रश्मिमांसा और त्रिवेणी ये प्रमुख आलोचनाएँ इन्होंने लिखी हैं। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है? जैसा कि भी हमने आपको बताया, त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है। मित्रता निबंध के रचनाकार कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हम पाठ पढ़ चुके हैं। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, या वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है, किस निबंध से लिया गया है? तो मित्रता। और विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है, क्योंकि वो उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना, दोषों से दूर रखना, कुमार्ग अर्थात बुरी मार्ग से बचाना, ये सभी विशेषताएं। तो हम घा पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? तो प्रस्तुत पाठ में आप पढ़ चुके हो कि डेमेट्रियस मकदूनिया का बादशाह था। और सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है? सच्चे मित्र की तुलना औषधि से की गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? इसमें से त्रिवेणी, उत्तम कवि, पुनर्नवा, भारतीय शिक्षा। तो इसमें से त्रिवेणी जो एक आलोचना है। अगला देखते हैं कि 15वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में, जो पहले हम जीवन परिचय बता चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या हैं? विकल्प के अनुसार कवि, उपन्यास, आलोचक, नाटककार। तो ये एक सफल आलोचक कहे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये हो गए
बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके कहीं से भी पूछे जाता है, ये हमने आप लोग नमूने के तौर पर बताया बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखेंगे गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ चुने हुए गद्यांश हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें से गद्यांश दे देंगे और फिर उसी के आधार पर 3 से 4 प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो आपको गद्यांश दिए रहेंगे उसी में से आपको सोच समझकर अपनी भाषा में, अपने सरल भाषा, सरल शब्दों में आपको लिखना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर आपको क्या कैसे देना है। तो सबसे पहले प्रश्न आ सकता है, आएगा प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या फिर पूछ सकते हैं प्रस्तुत पाठ के लेखक और पाठ का नाम ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको उसी के अनुसार लिखना रहेगा प्रश्न का उत्तर। और दूसरा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको उसी गद्य का जो अंश है उसी में, जैसे आप देख सकते हैं ये रेखांकित की गई है, इसी को व्याख्या करने के लिए देंगे, जो आपको अपने सरल शब्दों में लिखना रहेगा, क्रम अनुसार, तारतम्यता के साथ, इधर उधर करके नहीं। और लिखते समय सबसे पहले आपको प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे शुरुआत करनी है आपको। फिर उसके बाद आपको उन प्रश्नों के उत्तर, जो रेखांकित अंश है, उनकी व्याख्या करनी रहेगी। और तीसरा और चौथा प्रश्न रहेगा, जो आपको पैराग्राफ, ये जो अनुच्छेद है, गद्य का अंश है, उसी में से आपको ढूंढकर प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिखना रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ और बुरा है, करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा। तो इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ सबसे पहले उत्तर डालकर, उत्तर जो भी है, उत्तर नंबर 1, 2 जो भी हो, तो डालकर हेडिंग डाल लेंगे संदर्भ। क्या डालेंगे? संदर्भ। और फिर उसके बाद जैसा कि ये देख सकते हैं संदर्भ, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो हम सब इसको लिखते समय, संदर्भ को लिखते समय, हमें मुख्य बात ये करनी है कि जो मुख्य बिंदु रहेंगे, जैसे लेखक और पाठ का नाम, उसको हम हाईलाइट करेंगे, चाहे ब्लैक पेन, या कुछ ज़्यादातर ब्लैक पेन का ही यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। तो उसको मुख्य बिंदु को हमें हाईलाइट करना है, ताकि इसका प्रभाव अच्छा रहे, एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको तुरंत नंबर मिल जाए। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब दूसरा प्रश्न है हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे जो रेखांकित दिखाई गई अभी आपको, उसके अनुसार आपको लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तुत निबंध हो, जो भी हो, तो सबसे पहले ऐसे लिखना प्रस्तुत निबंध में। फिर लेखक लिख सकते हैं, लेखक कहते हैं, या लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे, चाहे राक्षस बना दे, चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी
एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या था हमारा कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो उसी आपके गद्य के अंश में से ढूंढकर आपको जो भी प्रश्न आया उसी के अनुसार लिखना है। तो अभी हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो अगला देखते हैं गद्यांश। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि विश्वास पात्र दूसरा प्रश्न, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसमें देख सकते हैं कि दो जगह रेखाओं को अंकित किया गया है गद्यांश में। तो उसी के अनुसार प्रश्न भी बन जाएंगे। दो रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं, वही जो आप पिछला देखे उसी को देखना। जैसे ये दूसरा प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपने देखा दो जगह रेखा को अंकित किया गया है, तो उसी के अनुसार हम देखेंगे। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है इसी में। तो सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाइयों और बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके ये रेखांकित अंश में दोनों प्रश्नों के उत्तर समाहित कर दिए गए हैं। तो एक साथ दोनों को इसी में बता दिया गया है। तो अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। अगला हमारा प्रश्न था कि तीसरे प्रश्न में दो प्रश्न हैं कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। किससे की है? उत्तम वैद्य से की है। एक वैद्य की तरह हमारे मित्र होने चाहिए जो हमें हर कुमार्ग, बुरे मार्ग, तो हमारी गलतियों से हमें बचाएं और सावधान करें। अगला हमारा गद्यांश है, देखते हैं। कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे
काम तो हम निकालते जाएं, लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सकें। हमारे अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। अगर प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर साथ में। प्रश्न गद्यांश वही रहेंगे, गद्यांश का संदर्भ वही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं, तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? जो दूसरा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये आपको शुरुआत में जरूर लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या लेखक, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान लें, यह बड़ी भूल होगी। मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है। जिससे हम स्नेह ना कर सकें वह कदापि मित्र नहीं है। भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते रहें और उससे अपने छोटे मोटे काम निकालते रहें, किंतु ऐसे व्यक्ति से हमें मन ही मन ईर्ष्या करें, उसकी हानि की कामना करें। जिसे हम मन ही मन घृणा करते हैं, उसे कैसे मित्र कह सकते हैं? सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है, परस्पर विश्वास होता है। मित्र तो भाई के समान होता है, गहरी एकता वही प्रिय मित्र होता है। अतः मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए। बीच में आ गया। प्रेम होना चाहिए कि वे एक की हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझें। मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना सच्चे मित्र की पहचान है। मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। चलिए, तो ये थे रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और हमारे मित्र को कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? तो सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति को मित्र कहते हैं। अगला देखते हैं कि हमारा प्रश्न अगला गद्यांश है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद
अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। आइए चलते गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को। तो गद्यांश का संदर्भ वही रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो ये थे हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रश्न देखते हैं अगला गद्यांश कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। तो ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न, इनको आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, अब सावधानी से अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है और प्रयास करना है कि सरल से सरल शब्दों का प्रयोग आप करें ताकि आपकी परीक्षा एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।